ईरान से करीब 2500 किलोमीटर दूर यमन, यमन में एक समुद्री रास्ता है, एक बहुत छोटा सा, जैसे हॉर्मुज है। कहानी यह है कि इस समुद्री रास्ते की खासियत यह है, जो कि जाकर यमन के करीब बहुत संकरा हो जाता है, वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और समंदर की लहरें बाकी जगहों के मुकाबले बहुत तेज़ होती हैं। और यही वजह है कि पुराने दौर में यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ जो गुजरते थे, इस तेज़ हवा और समंदर की तेज़ लहरों की चपेट में आ जाते और बहुत सारे जहाज़ डूब गए। इन जहाज़ों के साथ बहुत सारे लोग भी डूबे और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। धीरे धीरे इस एक जगह का नाम बाद में आंसुओं का दरवाज़ा पड़ गया। कुछ लोग आंसुओं के दरवाजे के साथ साथ इसे एक तरह से दुख का दरवाज़ा भी कहने लगे। अब चूंकि ये पूरा एरिया उस तरफ है जहाँ पे अरबी बोली और लिखी जाती है, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब ये ऐसी एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जैसे हॉर्मुज पिछले 3 हफ्ते से हम सब इस नाम से वाकिफ़ हैं, क्योंकि इसी एक हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया के तेल गैस में आग लगी हुई है। एक छोटा सा रास्ता जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में 20% तेल और गैस पहुँचती है अलग अलग देशों में। ईरान ने उस रास्ते को रोक रखा है और सिर्फ ईरान की मर्ज़ी से जो जहाज़ वहाँ से गुजर सकते हैं वही गुजर रहे हैं। बाकी सब जहाज़ों की लाइन लगी हुई है। तेल गैस को लेकर कीमतें बढ़ रही हैं और ख़तरा इस बात का है कि अगर ऐसे ही सिलसिला रहा तो आने वाले वक्त में पता नहीं तेल गैस को लेकर क्या होगा। वैसे भी हमारे पीएम ने यह कहा ही है कि हमें कोरोना जैसे हालात जब उस वक्त हुआ था तो उसी चुनौती की तरह इसको लेकर इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये एक हिंट है कि आने वाले टाइम में अगर ये जंग नहीं रुकती है और ये हॉर्मुज का स्ट्रेट बंद रहता है तो परेशानी तो होगी। लेकिन हॉर्मुज एक अकेला कम था सरदर्द, जो अब ये आंसुओं का दरवाज़ा हमारे सामने आ गया। बाब अरबी में असल में दरवाजे को कहते हैं, डोर, दरवाज़ा, और मंडेब जो है उसका मतलब होता है दुख, आहें, आंसू। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बाब अल मंडेब, आंसुओं का दरवाज़ा या दुख का दरवाज़ा। पिछले करीब 27 दिनों से तो जंग जारी है। 27 दिनों में आज पहली बार पूरी दुनिया ने, जो कुछ थोड़े बहुत लोग जानते हैं उनको छोड़कर, ये नाम सुना, बाब अल मंडेब। और वजह यह है कि आज ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक ऐलान किया धमकी की शक्ल में। उसने कहा कि अगर उसके द्वीप पर, खासतौर पर उस खार्ग आइलैंड पर जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, अमेरिका हमला करेगा तो वो बाब अल मंडेब यानी इस आंसुओं के दरवाजे को भी बंद कर देगा, जैसे हॉर्मुज को किया है। असल में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि अमेरिका अपनी सेना के जरिए खार्ग द्वीप पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है और ईरान की लाइफलाइन है ये। तो इसीलिए पलटवार करते हुए ईरान ने कहा, और ये भी कहा कि अरब के एक देश ईरान की इस मामले में अमेरिका की मदद कर रहे हैं, तो उसने उस देश को भी धमकी दी और साथ में उससे बड़ी धमकी पूरी दुनिया को दे दी कि हम बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। अब सोचिए कि हॉर्मुज से 20% तेल पूरी दुनिया के देशों तक पहुंचती है और ये जो बाब अल मंडेब आइलैंड है, या समुद्री रास्ता है संकरा सा, यहाँ से 12%, 12% ऑयल एंड गैस दुनिया भर के देशों में। तो अगर हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों को मिला दें तो 32%, 32% तेल और गैस की सप्लाई इन्हीं 2 समुद्री रास्तों से होता है। अब अगर 32% में बाधित हो गया मामला, तेल और गैस के जहाज़ों को रोक दिया गया, 32% मतलब आप समझ रहे हैं, तो फिर क्या हाल होगा उन देशों का जहाँ तक ये तेल और गैस पहुँचते हैं। बूंद बूंद के लिए लोग तरसने लगेंगे, घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़नी बंद हो जाएंगी, कल कारखाने जहाज सब रुक जाएंगे। और इसीलिए इस धमकी ने दुनिया को परेशान कर दिया है। आखिर ऐसी क्या अहमियत है बाब अल मंडेब की, जिसकी वजह से दुनिया आज डर गई ईरान की इस धमकी से, और ईरान ने आज ही ऐलान किया। असल में ये जो बाब अल मंडेब है, स्ट्रेट है, ये वही समुद्री रास्ता, 30-34 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी टोटल, और हॉर्मुज से बड़ा मिलता जुलता है। संकरा रास्ता है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कि इधर से उधर से निकल गए, तो वहाँ कंट्रोल करना इस रास्ते को बड़ा आसान है। हालांकि ये ईरान से 2500 किलोमीटर दूर यमन में पड़ता है और यमन में ईरान सपोर्टर हूती हैं जो लगातार इजराइल पर हमले करते हैं, ईरान उन्हें मदद करता है। तो इस बाब अल मंडेब पर एक तरह से हूतियों का अच्छा खासा दबदबा है। बिना हूतियों के मर्जी के यहाँ से जहाज़ नहीं गुजर सकता, और हूती अक्सर
अपने दुश्मन जहाज़ों पर लगातार पूरे साल हमले करते रहते हैं। कहते हैं कि पिछले 1 साल में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, पश्चिमी देशों ने इस रूट पर हूतियों के हमलों को रोकने के लिए कई अरब डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में ही 4 बड़े मालवाहक जहाज़ डुबो दिए गए। मिसाइल और ड्रोन से हूती हमेशा यहाँ हमले करते हैं। अब अगर ईरान की इसमें मर्जी शामिल हो गई, हूती पहले से ही ईरान के साथ है, तो फिर कोई भी जहाज़ गुजरने से डरेगा। वैसे भी बहुत सारी जो ग्लोबल शिपिंग कंपनियां हैं वो इस रास्ते को अवॉइड करती हैं कि नहीं, उधर हूती का खर्चा है, वो खतरा है, कहीं मार न दे, तो पहले से डरे। अब अगर ईरान का हाथ आ गया तो फिर बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां पीछे हट जाएंगी, तो फिर क्या होगा। और ये रास्ता इतना इम्पॉर्टेंट है कि बाब अल मंडेब से यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट तीनों के रास्ते मिलते हैं, और ये आगे जाकर सुएज नहर से जुड़ता है, जहाँ सुएज नहर से फिर पूरी दुनिया में एक और बड़ी तेल और गैस की सप्लाई लाइन है वो। तो अगर यहाँ से सिर्फ इस बाब अल मंडेब की अगर मैं बात करूँ, 1 साल में इस रास्ते से $1 ट्रिलियन यानी अराउंड 94 लाख करोड़ रुपीस का कारोबार होता है, और इसमें मेजॉरिटी तेल और गैस है। हर दिन यहाँ पर डे 45 लाख बैरल तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है इस रूट से। इसी बाब अल मंडेब से समुद्री रास्ते से 10% तेल कुल ओवरऑल और LNG की सप्लाई की जाती है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचती है। तो अगर इसको और हॉर्मुज़ को मिला दे तो 32% तेल में आग लग जाएगी। तो अब पूरी दुनिया के देश ये गौर कर रहे हैं कि अगर ईरान की धमकी सचमुच सच हो गई तो क्या होगा, अल्टरनेट क्या है। एक रास्ता है, बाब अल मंडेब का रास्ता अगर बंद होता है तो एक अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ये एक समुद्री रास्ता है, केप ऑफ गुड होप, यहां से ये तेल और गैस की सप्लाई हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन मिडिल ईस्ट के देशों से तेल और गैस की सप्लाई होती है, वो अगर केप ऑफ गुड होप का रास्ता चुनते हैं दुनिया के देशों तक अपना माल पहुंचाने के लिए, तो कम से कम 20 से 25 दिन ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, माल की ढुलाई का रेट बढ़ जाएगा, ईंधन के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि 25 दिन आपका सफ़र लंबा हो गया तो एक तो डिले होगा, जो एक रूटीन होता है हर देश में कि कब कच्चा तेल पहुंच रहा है, कब गैस पहुंचना है, वो पूरी कड़ी टूट जाएगी। तो जब 20-25 दिन का डिले का मतलब भी हाहाकार मचना है। दूसरा, दाम बिल्कुल डबल हो जाएगा, क्योंकि आप लंबा सफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए दुनिया डरी हुई कि कहीं ईरान हॉर्मुज़ के बाद अगर ये दूसरा बम फोड़ देता है बाब अल मंडेब का, तो फिर सच में वो जो एक अंदेशा है कि आने वाले वक्त में और हालात बुरे होंगे, ख़ासतौर पर तेल गैस ईंधन को लेकर, वो सही में सच साबित हो सकता है। हालांकि एक उम्मीद की किरण छोटी सी ये है कि अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत के लिए बात हो रही, लेकिन ये बातचीत कामयाब होगी इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। एक खबर ये भी है कि बातचीत की पेशकश अपनी मध्यस्थता की है पाकिस्तान ने। उसने कहा आप इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान दोनों के नुमाइंदे हैं और बातचीत करें, और ये भी कि इस मंथ के एंड तक ये बातचीत हो सकती है इस्लामाबाद में। लेकिन इस बातचीत से पहले टेबल पर जो शर्तें रखी हैं अमेरिका और ईरान ने, उन शर्तों को अगर आप सुन लें तो लगता है कि ये बातचीत सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि ये शर्तों में लिपटी एक बमबारी है। अमेरिका ने जो शर्त रखी है उसे पता है ईरान कभी नहीं मानेगा, और जो ईरान ने शर्त रख दी अमेरिका के सामने वो सवाल ही नहीं कि अमेरिका मानेगा। तो फिर जब शर्तें ही नहीं मानेंगे तो बातचीत का क्या होगा। इसीलिए इस बातचीत को लेकर अभी से दुनिया डाउट में है। अमेरिका ने कुल 15 सूत्री एक फॉर्मूला दिया है, या 15 आप कहें कि शर्त है उसकी, इस युद्ध विराम या जंग को रोकने के लिए, और उसने ईरान के सामने ये 15 मांग रखी है। अब वो क्या है? पहला, कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाए और न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे, इसकी गारंटी दे। मतलब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने जारी नहीं रखेगा और न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, इसकी गारंटी देना है पहली मांग है। अमेरिका की दूसरी शर्त यह है कि ईरान जो है, जो अपने यूरेनियम को वो एनरिच कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, उसको कम कर दे, इतना कि बस उससे बिजली बना सके या सिविल सर्विसेज में काम हो सके, जो मेडिकल और बाकी। और साथ ही जो उसके पास यूरेनियम है वो IAEA को सौंप दे, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरान शुरू से कह रहा है कि हम यूरेनियम किसी तीसरे देश को तो देंगे नहीं, या किसी एजेंसी को रहेगा हमारे पास। तीसरी जो डिमांड है
जो शर्त है अमेरिका की कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल करे या कम कर दे। ईरान की ताकत ही बैलिस्टिक मिसाइल है और इस 27 दिन की जंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने ही एक कहर मचाया हुआ था, तो उसको कैसे बंद कर सकता है, सोच से परे की चीज़ है। चौथा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोले और जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दे। हॉर्मुज को खोला जा सकता है, रास्ता दिया जा सकता है। ये ईरान की तरफ से इशारा भी, उसने तो बार बार ये कह रहा है कि हमने बंद नहीं किया, बस ये है कि जो अमेरिका के दोस्त देश हैं उनके जहाज़ों को हम रोक रहे हैं। पांचवा जो अमेरिकी पांचवी शर्त है वो ये है कि ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर इंटरनेशनल एजेंसियों को बिना शर्त एक्सेस दे। छठा है कि नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर इंटरनेशनल एजेंसियों की पहुंच, एक्सेस की इजाज़त दे दे ताकि वो आए और जांच कर सकें। इसके अलावा हिजबुल्लाह, मिलिशिया जैसे संगठनों को समर्थन कम करे या बंद कर दे। एक शर्त यह भी है कि एक तय वक्त के लिए सीज फायर लागू करे ताकि बातचीत को आगे बढ़ा सके। भविष्य में जंग ना हो इसके लिए ठोस इंटरनेशनल गारंटी दे। समुद्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा तय करे। ईरान की मिसाइल रेंज और इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हो, ये इसकी गारंटी दे। बदले में अमेरिका कहता है इस शर्त में कि ईरान पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उसे पूरी तरह या फेज वाइज हम हटा देंगे। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनर्जी सेक्टर के लिए इंटरनेशनल मदद देंगे ईरान को। मिडिल ईस्ट में शांति और स्टेबिलिटी के लिए एक रोड मैप बनाया जाए। अब ये 15 शर्तें हैं अमेरिका की। अब इन 15 शर्तों में अगर आप जाएं तो इसमें कुछ शर्तें ऐसी हैं जो ईरान शुरू से कह रहा कि हम नहीं मानेंगे। वो अपना यूरेनियम किसी देश को देगा नहीं। इससे पहले ट्रंप ये कह रहे थे कि यूरेनियम पे हम कब्जा करेंगे, अब उन्होंने कहा है नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी को दे दो आप एटॉमिक एनर्जी को, पर वो उसके लिए भी तैयार नहीं होगा। दूसरा, हिजबुल्लाह, मिलिशिया जैसे संगठनों को वो सपोर्ट न दे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या हूती हो या मिलिशिया हो, ये वो गुट हैं जो फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल से लड़ते हैं और ईरान इनको बैक करता है, तो इन संगठनों को वो छोड़ नहीं सकता है। तो ये तो रही पहले अमेरिका की शर्तें। अब पलटवार करते हुए ईरान ने 5 शर्तें अमेरिका के सामने रखी। वो 5 शर्तें कौन सी हैं? पहली, कि दुश्मन की तरफ से हो रहे हमले और कत्लेआम फौरन पूरी तरह से रोक दिए जाए। ये ईरान की पहली शर्त है बातचीत के लिए। दूसरी शर्त, ईरान पर दोबारा जंग न थोपी जाए। तीसरी शर्त, जंग से जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की गारंटी मिले। चौथी शर्त, पूरे मोर्चे पर, पूरे इलाके में जितने भी शामिल सभी छोटे समूह या गुट हैं उनके लिए भी युद्ध खत्म हो। अब यहाँ जो छोटे समूह और ये हैं, ये वही उन्हीं हिजबुल्लाह, हमास और हूती और मिलिशिया की बातें कर रहा है ईरान। पांचवां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को लेकर इंटरनेशनल मान्यता दे और गारंटी दे। अब ये ईरान की 5 शर्तें हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका कहाँ से मानेगा? अगर अमेरिका ने हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को, या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक तरह से दे दिया कि ठीक है तुम्हारा कंट्रोल और मान्यता दे रहे हो, हॉर्मुज तुम्हारा ये पूरी तरह से, तो इससे होगा ये कि एक तो सारे मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम तेल और गैस इसी हॉर्मुज के रास्ते से जाता है। अब जब हॉर्मुज ईरान की पूरी तरह मिल्कियत हो जाएगी तो फिर उनकी मर्जी के बिना एक तो ये गुजरेंगे नहीं, और दूसरा ईरान ने ये कहा कि हम हॉर्मुज पर टोल टैक्स लगाएंगे। जैसे भी हम लोग हाईवे से गुजरते हैं तो टोल देना पड़ता है, तो उसका कहना है कि चूंकि ये हमारा है, हमारे रास्ते से गुजरते हो तो एक आपको फीस देनी पड़ेगी। तो टोल टैक्स अगर वो लगा देगा ईरान, अब वो उसकी मर्जी कितना लगाता है, तो फिर तेल की कीमत पर एक तरह से ईरान का कंट्रोल होगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमत क्या होगा? टोल टैक्स और उसके जरिए। और ईरान की संसद में ये बिल भी लाने की कोशिश की जा रही है कि इस हॉर्मुज के लिए एक टोल टैक्स फिक्स किया जाए। तो ईरान की ये गारंटी मांगना कि हॉर्मुज पर हमें इंटरनेशनल आप मान्यता दीजिए, अमेरिका कभी नहीं मानेगा। जितने भी युद्ध में शामिल हैं आसपास के, उन सभी के लिए जंग बंद कर दो। ईरान की ये शर्त अमेरिका मान भी ले, इजराइल नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान यहाँ हमास, हिजबुल्लाह और इन सारे गुटों के लिए बात कर रहा है कि इन सब के लिए भी जंग बंद हो। इजराइल कभी ऐसा करेगा नहीं। इसके अलावा बात करते हैं, जो मुआवजे की बात कर रहे हैं कि जो 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई उसमें नुकसान हुआ। हालांकि कभी ईरान की तरफ से ये नहीं आया कि इसमें कितने पैसे, लेकिन कहते हैं कि जो मुआवजे की रकम है, 1-2 रिपोर्ट आई है अमेरिकी मीडिया की तरफ से, उसके हिसाब से $500 अरब, 500 अरब डॉलर। क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की बमबारी में उसके न्यूक्लियर साइट्स, उसके बिजली, उसके गैस, उसके जो रिहायशी इलाके,
उसके आइलैंड, खार्ग आइलैंड, इन सबको भारी नुकसान हुआ है। तो इन सब के नुकसान की भरपाई के लिए इस जंग की वजह से जो बम गिराकर किया है अमेरिका और इजराइल ने, $500 अरब का मुआवजा, एक रफली फिगर है ये। अब अमेरिका इतने पैसे कहाँ से देगा? वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप यही कहकर आए थे कि जंग और बाकी के देशों में हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत नुकसान होता है, तो ये फिर अमेरिकी जनता या अमेरिकी कांग्रेस कैसे मंजूरी देगी? $500 अरब छोटी रकम तो है नहीं। इजराइल देगा नहीं और दुनिया के बाकी देश का कोई मतलब नहीं, क्यों देंगे? जंग तो आप लोग लड़ रहे हो। तो इसीलिए ईरान की ये शर्तें मानी नहीं जाएंगी। अमेरिका की 15 में से कम आधे से ज़्यादा शर्तें ईरान नहीं मानेगा। तो जब मानेगा नहीं तो फिर होगा क्या? अमेरिका ने 5 दिन के युद्ध विराम कर रखा है जो कल खत्म हो जाएगा। अब इसी युद्ध विराम के साथ साथ अमेरिका ने खाड़ी में 2,500 सैनिक भी भेज दिए, अपने जहाज़ भी भेज दिए। एक तरफ वो जंग रोकने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सेनाओं का जमावड़ा भी बढ़ा रहा है। तीसरी तरफ जो रिपोर्ट आई, खार्ग पे हमला भी कर सकता है। और चौथी तरफ ये बातचीत और बातचीत के साथ ये शर्तों की बमबारी। तो जो खबर है वो ये है कि इस बीच में जो बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, उसमें अमेरिका की तरफ से वही 2 लोग जो जिनेवा में 26 फरवरी को मीटिंग में थे, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के साथ, एक वहाँ के दूत विटकॉफ और दूसरे ट्रम्प के दामाद कुशनर, कि ये दोनों बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान ने कह दिया कि हम इन दोनों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ 26 फरवरी की जो मीटिंग थी, जो बातचीत थी, वो इनकी वजह से वो बातचीत टूट गई। तो फिर क्या? तो कहते हैं कि ईरान की तरफ से ये मैसेज भिजवाया गया अमेरिका की इस बातचीत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से ही ईरान बात करेगा। अब जेडी वेंस जब अमेरिकी चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो उनको माना जाता है कि वो जंग के खिलाफ वाले नेता हैं, युद्ध विरोधी नेता हैं। तो हालांकि वाशिंगटन ने भी इशारा दे दिया कि जेडी वेंस होंगे और वो इस्लामाबाद जाएंगे इस महीने के एंड तक। लेकिन ये जो शर्तें एक दूसरे दोनों देशों ने सामने रख दी है, टेबल पर जब बातचीत होगी, और हो सकता है ईरान की तरफ से भी फाइनल नहीं है कि विदेश मंत्री अराक्ची होंगे या वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे या ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कोई होंगे, क्योंकि वहाँ के जो अभी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनी की मौत के बाद उनके बेटे आयतुल्ला जो बने हैं, वो 28 फरवरी के बाद से कभी पब्लिक अपीयरेंस उनका है नहीं, नज़र आया नहीं है। सिर्फ उनका एक बयान आया और बयान ये है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। तो कौन करेगा अभी तक क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया तो बार बार कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। पूछा लोगों ने कि किससे बातचीत कर रहे हैं आप, नेता कौन है? तो उन्होंने कहा कि नेता का नाम नहीं बता सकता, उसकी 2 वजह है। उन्होंने कहा एक तो ये कि कहीं ईरानी अवाम ही ना मार दे उन्हें, और दूसरा ये कि कहीं हम लोग ना मार दें, तो इस डर से नहीं बता रहे। लेकिन ईरान की तरफ से कौन बातचीत करेगा अभी पता नहीं। लेकिन ये बातचीत और इस बातचीत के साथ ये शर्तें, तो लगता नहीं है कि पहले दौर की बातचीत में बहुत कुछ होने वाला है। और ऊपर से ईरान की ये ताज़ा धमकी, तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर इस जंग की तस्वीर और बिगाड़ दी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बाब अल मंडेब यानी आंसुओं का दरवाज़ा कहीं बंद हो गया तो फिर जो चीज़ डरा रही है दुनिया को वो हो जाएगी।